सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वाला भाई कुणाल यार वी लर्न एंड राइज टुगेदर। जैसे कि आप सही जानते हो जो हमारे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का पार्ट 2 है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका बेसिक्स क्या होता है। मैंने आपको अगर बेसिक्स जानना है बिल्कुल तो आप इसका पार्ट 1 जरूर देखिए। मैंने इसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं बता दूं आपको उसका बेसिक क्या होता है कि अगर मैं बात करूं एक इक्वेशन की, तो इक्वेशन क्या है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके दोनों साइड बराबर होते हैं, यानी कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच शोज इक्वलिटी ऑन इट्स बोथ साइड, एलएचएस एंड आरएचएस। ठीक है, अब बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन रिलेशनशिप बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। इसीलिए कहीं कहीं यहाँ पर इक्वेशन की डिफिनेशन देखने को क्या मिलती है? रिलेशन बिटवीन its constant and variables which shows equality on its both side is called equation। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसके बेसिस पे मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। आपको क्या करना होता है कि आपको इसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ पर आपका जो ये वेयर x is variable a and b are numbers। ठीक है, यहाँ पर x क्या है? आपका वेरिएबल है, और a और b क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। या फिर अब मैं कहूँ तो a आपका क्या है? x का कोफिशिएंट है, और b आपका क्या है? x की पावर 0 कोफिशिएंट है। मैंने आपको इसको सोल्यूशन करने का तरीका बताया था किस तरह से कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो आपके वेरिएबल टर्म्स हैं उन्हें आप एक तरफ रखो, और आपके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसे आप एक तरफ ले जाओ। जब आप वेरिएबल टर्म को एक तरफ रखोगे और इस माइनस प्लस बी को उस तरफ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी हो जाएगा। आपको वैल्यू उसी फाइंड करनी है एक्स की, यानी कि आपको एक्स को अकेला करना है बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है? ए मल्टीप्लाई में है, तो आप इस ए को इधर भेज दोगे जो कि आपका डिवाइड में आ जाएगा। इस तरह से आप इस जर्नल फॉर्म से जर्नल सोल्यूशन को निकालते हो। ठीक है, मैंने आपको इसके कई सारे क्वेश्चन भी कराए थे पार्ट 1 पे, छोटे छोटे। जिसने अगर विजिट नहीं किया है उस पार्ट 1 को तो आप जरूर देख लें। हम चलते हैं इसके मल्टीपल टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को अपनी। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट शुड बी एडेड टू द ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। जब भी आप किसी भी लीनियर क्वेश्चन का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वर्ड प्रॉब्लम का, सबसे पहले आपको एक माइंडसेट बनाना है कि आपको क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है। दूसरी बात, क्वेश्चन को समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को एक इक्वेशन में डालेंगे, उसके बाद आप जनरल सॉल्यूशन से उसे फाइंड करेंगे। समझिए किस तरह से क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहले आप पढ़िए, व्हाट शुड बी एडेड टू द ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। उसने बोला है कि इस नंबर के दुगने में हम क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए। तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है आपके मैथमेटिक्स में जो आपके कांस्टेंट की जगह पर यूज होता है, या कोई क्वांटिटी क्या हो वहां पर आपकी क्वांटिटी अननोन हो। तो मैंने मान लिया कि जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है? एक वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या है? लेट एक्स बी एडेड। मैंने मान लिया कि मैंने क्या ऐड करा है? एक्स को ऐड करा है। अब किस में ऐड किया है? मैंने एक्स को ऐड किया है किस में? इस -7/3 के ट्वाइस में, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ -7/3, और मुझे इसको ऐड करने पे क्या मिला है? 3/7 मिला है। अब देखो आपकी क्वेश्चन बन गई। अब आपको क्या करना है? सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर देखो आप क्या करोगे, ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा, -14/3 इज इक्वल टू 3/7। अब आप x की वैल्यू फाइंड करो किस तरह से? 3/7 प्लस 14/3। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 7 और 3 का आपको मिलता है 21, यानी कि 21। जब आप 21 को 7 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 3, उस 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से आपको मिलेगा 9, प्लस अब जब ये 21 आप 3 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 7 का मल्टीप्लाई करोगे आप 14 से तो आपको मिलेगा 98। आप इसे आप ऐड कर लो, आपको मिल जाएगा 107/21। अब देखो ये आंसर मैंने यहाँ इसलिए छोड़ा क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, यानी कि इनमें से कोई भी दोनों नंबर एक ही नंबर से नहीं घटते, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 1 होगा। तो मैं आंसर यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ सकता हूँ। अगर आपका कोई आंसर इस तरह से आता है -3/9 या फिर 3/6, 2/6, तो आपको क्या करना होगा? इससे सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना होगा, यानी कि इसके आप 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6। इस तरह से आपको नंबर लिखने होते हैं जिनके बीच में जो एचसीएफ हो आपका 1 हो। ठीक है, तो ये होती है आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। आपको आंसर भी हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही देना है। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स विथ इज 2:3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके लीनियर इक्वेशन में आपकी क्लास तक में पढ़ाए गए मैथमेटिक्स के हर कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकता है अपना क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके तैयार होने चाहिए अगर आप लीनियर क्वेश्चन का हर क्वेश्चन अच्छे से करना चाहते हो। क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बेटा बात करें तो क्या होता है कि आपके पेरीमीटर क्या होता है, आपके किसी भी फिगर की साइड्स का समेशन। अगर मैं बात करूं इस रेक्टेंगल की तो ये आपका एल होता है, तो ये भी आपका एल होता है, ये बी और ये बी। पेरीमीटर क्या होता है, आपका सारी साइड्स का समेशन होता है, यानी सबको आप ऐड करोगे आपको मिलेगा 2l + 2b। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, आपको मिलेगा 2l + b। ये आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक, आपको पेरीमीटर दे रखा है, विथ आपको दे रखी है, आपको पूछा क्या है, एल पूछा है, तो आपने लेट कर लिया, लेट लेंथ। अब देखो आप लेंथ को एल भी लेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट या फिर कोई भी सिंबल्स, यानी कि अल्फा बीटा गामा और कोई भी अल्फ़ाबेट आप उसको लेट कर सकते हो। मैंने लेट कर लिया, लेट लेंथ भी एल। ठीक, आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको यहाँ पर p = 13 सेंटीमीटर और आपको b दे रखा है 2:3/4 सेंटीमीटर और आपको l पूछा है। तो आपको पता है कि p = क्या होता है बेटे, 2 ब्रैकेट में l + b होता है। आपने p यहाँ रखा 13 सेंटीमीटर, 2 आपने एज इट इज उतार दिया, l क्या है आपने लेट करा है, l ही है, b क्या है 2:3/4। इसे आपको सॉल्व करना आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप एक बात कॉमन दिमाग में रख लो कि जब भी ऐसा नंबर लिखा होता है 2 सही 3/4 तो इनके बीच में प्लस का साइन होता है। इनकी अगर मैं बात करूँ इसको इस तरह से लिखने की, तो आप क्या करते हो, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करते हो, 4 2 8, 8 + 3 11, आप लिखते हो इसे 11/4 लिखते हो। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इनके बीच में साइन कौन सा, तो मैं आपको बता दूँ इनके बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देखोगे, यहाँ पर आपका एलसीएम 1 आएगा, जहाँ इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 4 को आप जब सॉल्व करोगे यहाँ मिलेगा आपको 8, यहाँ मिलेगा आपको 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11/4 इस तरह से, क्योंकि इनके बीच में से प्लस का साइन होता है, कोई बात दिमाग में रखनी है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो तो आपको मिलेगा 13/2 ब्रैकेट में l + 11/4। अब ये 2 दोनों ही से मल्टीप्लाई करेगा एक बार, तो आपको मिलेगा 13 = 2l प्लस, अब ये 2 जब आपका इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर ये 2 1 = 2 और 2 2 से 11, 4 को काट देगा, आपको मिलेगा 11/2। अब आपको वैल्यू उसी फाइंड करनी है, एल की फाइंड करनी है, तो आप एल को अकेला करोगे तो आपने लिखा 2l = 13 - 11/2। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 26 - 11/2, यानी आपको मिलेगा यहाँ से 2l = अब देखो 26 में से 11 जाएगा, आपको क्या मिलेगा 15/2 और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आगे कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको l मिल जाएगी, l = 15/4 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2:3/4, यानी कि ये वाली फॉर्म दे रखी है ना, तो आप भी यहाँ पर वही उसी फॉर्म में आंसर दोगे। किस तरह से, अगर मैं आपको सिखा दूँ उस तरह से, तो आपको पहले क्या करना होता है, सो डिवाइड करिए इस तरह से, देखिए डिवाइड करिए आप 15 को 4 से, 4 3 12, रिमाइंडर क्या बचा आपका 3, तो जो आपका इधर आता है उसे आप इस तरह से लिख दीजिए, जो आपका रिमाइंडर बचा उसे आप ऊपर लिखिए, जिससे आपने डिवाइड किया था उसे आप नीचे लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड टू 66 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ये क्वेश्चन आपका एज पर बेस्ड है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो साहिल की माँ है उनकी जो वर्तमान आयु है वो उनके बेटे साहिल से 3 गुना है, और 5 साल बाद उन दोनों की आयु का जोड़ क्या है, योगफल है 66 years। तो आप देखो कि किसकी एज किस पर निर्भर कर रही है। आपने देखा है जो साहिल की मदर की एज है वो 3 टाइम्स है किसकी, साहिल की एज के। तो आपने नेट कर लिया, लेट एज ऑफ साहिल बी x। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी आप किसी की एज लेट करते हो क्वेश्चंस में, तो आप हमेशा उसकी प्रेजेंट एज को लेट करते हो। ठीक है, यानी आप जहाँ पे लिखोगे आप वो आपकी क्या होगी, प्रेजेंट एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज। उस हिसाब से अगर आपने प्रेजेंट एज साहिल की x लेट करी है तो उनकी मदर की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ मदर क्या हो जाएगी 3 टाइम्स, यानी कि 3x हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको ये लिखना बहुत जरूरी है ATQ। ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड टू 66 years, यानी कि 5 साल बाद उनकी आयु का जो योगफल होगा वो क्या 66 years होगा। 5 साल बाद दोनों की आयु तो 5 साल बढ़ेगी,
अगर मैं बात करूँ 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ साहिल वो कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ 5 साल बाद ही एज ऑफ मदर की, तो वो भी आप जितनी थी वो भी उसमें भी आपके 5 ऐड हो जाएगा, यानी 3x+5 हो जाएगी। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 साल बाद दोनों की आयु का जो योगफल है वो किसके बराबर है, 66 ईयर्स के बराबर है। तो आपने उनको ऐड करा, x+5 + 3x+5 = 66। जब आप दोनों को सॉल्व करोगे आपको किस तरह सॉल्व करना है, वेरिएबल टर्म आप एक तरफ रखो और कांस्टेंट आप एक तरफ रखो। x + 3x आपने एक तरफ रख लिया और 66 - 5 आपने एक तरफ कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, आपने कहा 4x, इस 66 में से आपका 10 जाएगा, आपको मिलेगा 56 मिलेगा। जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे आपको मिल जाएगी 14। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा 4 जो था मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 14 4 ज़ा 56 होता है, तो आपका x मिल गया 14। यानी कि जो साहिल की परसेंटेज है वो क्या है, 14 है। साहिल कितने साल का, 14 साल का है। और उनकी मदर कितनी है, साहिल की 3 गुना यानी कि 3x है, और x क्या है आपका 14 यानी कि 3 × 14 यानी कि जो उनकी मदर हैं उनकी एज क्या है 42। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विराट हैज 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. If he has in all a sum of 77 rupees, how many coins of 5 rupees he has? ये क्वेश्चन आपके 8th क्लास तक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सस्ता सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्यों पता नहीं मेरे को। देखो समझो, कॉन्सेप्ट किस बात पे डिपेंड करता है। आप देखो आपको जो दे रखा है क्या है, विराट हैज 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins। यानी कि जो विराट के पास 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्कों के 3 टाइम्स है। किसमें, नंबर्स में। और आगे आपको क्या दे रखा है, इफ ही हैज इन ऑल ए सम ऑफ 77 रुपीज, यानी कि आगे आपको जो समेशन दे रखा है वो किसका है, उनके पैसों का है। और आपको कंडीशन किसकी दे रखी है, नंबर ऑफ कॉइन्स की। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं बात करूं आपसे 5 रुपए की नोटेशन की, एक सिक्के की, कितने की, एक सिक्के की 5 रुपये नोटेशन का आपका एक सिक्का है, तो आपके पास पैसे कितने होंगे, 5 × 1 यानी कि आपके पास 5 रुपये होंगे। उसी तरह अगर मैं बात करूँ 5 रुपये का, अगर आपके पास 2 सिक्के हैं तो आपके पास पैसे कितने होंगे, 5 × 2 यानी कि आपके पास 10 रुपीज़ होंगे। अगर आप उसी तरह से मैं बात करूँ 5 रुपये के पास अगर 4 सिक्के हैं तो आपके पैसे कितने होंगे, 5 × 4 यानी आपके पास 20 रुपीज़ होंगे आपके पास। अब आप क्या बोल रहा है, विराट हैज 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins। यानी कि जो विराट के पास 2 रुपए के सिक्के हैं वो उसके पास जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनसे 3 गुना है। यानी कि डिपेंड कौन कर रहा है, 2 रुपए के सिक्के किस पे, 5 रुपए के सिक्कों पर। तो मैं लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ 5 rupee coins बी x। यानी कि 5 रुपए का हमने मान लिया कि उसके पास 5 रुपए के x सिक्के हैं, तो उसके पास 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 2 रुपए के कॉइन्स कितने हो जाएंगे उसके पास, 3x हो जाएंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ़ ही हैज़ इन ऑल ए सम ऑफ 77 रुपीज़, यानी कि दोनों के सिक्कों के पैसे को मिलाने पर उसे क्या मिलता है, 77 रुपीज़ मिलते हैं। अब आप समझो कि अगर मैं इसे लिख दूं x + 3x = 77, क्या ये सही है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरफ आपने क्या ऐड करा है, नंबर ऑफ कॉइन्स, और यहाँ अब आपने क्या ऐड किया है, रुपीज़, वैल्यू आपने ऐड करी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर भी पैसों को ही ऐड करोगे। किस तरह से कि अगर आपके पास 5 रुपए के x सिक्के हैं तो आपके पास पैसे कितने होंगे। मैंने आपको बताया था अगर 5 रुपए के आपके पास 4 सिक्के हैं तो आप 5 × 4 करते हो। उसी तरह से अगर 5 रुपए के आपके पास x सिक्के हैं तो आप क्या करोगे, 5 × x करोगे। यानी कि यहाँ पे एक बार क्या आएगा, आपका 5x आएगा। प्लस अगर आपके पास 2 रुपए के 2 सिक्के हैं तो आप क्या करते हो, 2 × 2 यानी 4। अगर आपके पास 2 रुपए के 3x सिक्के हैं तो आप क्या लिखोगे, 2 × 3x लिखोगे। अब ये जो आपकी क्वेश्चन आई है ये आपकी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। इसे आप सॉल्व कर लो, आपको मिलेगा 5x + 6x = 77। अब दोनों ही वेरिएबल टर्म एक तरफ है, उधर कॉन्स्टेंट पार्ट है, आपका बड़ा आसान हो गया, 11x = 77। अब ये 11 यहाँ पे आकर डिवाइड में आएगा तो इसे काट देगा, तो मैंने इसे डायरेक्ट काट दिया 7 टाइम्स में, तो आपका x आ गया 7 टाइम्स। यानी कि उसके पास 5 रुपये कितने सिक्के हैं, पूछा क्या है, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ ही हैज़। और मैंने कैलकुलेट किया था कि 5 रुपये के कॉइन्स कितने हैं, x है, तो आपकी x वैल्यू कितनी आई, 7। तो उसके पास नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज 7। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। ये क्वेश्चन आपका वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में एक है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे से डिफिकल्ट मानते हैं इसे। आप देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो आपके लगातार 11 के जो मल्टीपल्स हैं उनका सम क्या है, 363 है। मैंने माना जो उसका पहला है वो क्या है, x है, तो उसका अगला मल्टीपल क्या होगा, x प्लस 11 होगा। और बात करूं अगर मैं उसके अगले की, तो आप इसमें 11 ऐड कर दूंगा, आपको मिलेगा x प्लस 22। अब ऐसा मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि यहां क्या बोल रहा है, कॉन्सिक्यूटिव बोल रहा है। अब आप समझो, आप अगर यहां पर x पर 11 का कोई भी मल्टीपल रखोगे और उसको इस तरह से आप फॉलो करोगे तो आपको लगातार 3 ही मिलेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे 44 की, मैंने मान लिया कि कोई मल्टीपल 44 है, तो उसका कॉन्सिक्यूटिव आप अगर 11 ऐड करो आपको मिलेगा 55, फिर आप इसमें 11 ऐड करो आपको मिलेगा 66। यानी कि देखो ये आपके क्या है, कॉन्सिक्यूटिव आ गए इस तरह से, ठीक है। तो जो आप लेट करते हो वो क्या होता है, x, और उसके बाद आपका जो जिसका मल्टीपल है उतना आप ऐड करते जाओ, आपको मिलता जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, लेट x बी फर्स्ट मल्टीपल, लेट किया आपने, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो इसके पहले 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं वो क्या हैं, 363 हैं। यानी कि अगर एक x है तो अगला क्या होगा आपका, x प्लस 11 होगा, उसके बाद क्या आएगा आपका x प्लस 22, और इन सबका समेशन क्या है, 363 है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आप कांस्टेंट पार्ट एक तरफ भेज दिए और वेरिएबल टर्म आप एक तरफ रखो, तो x प्लस x यानी 3x आ गया। यहाँ पर ही आप ऐड कर लो 11 प्लस 22 यानी कि 33, वो 33 इस तरफ जाएगा तो आपका हो जाएगा 363 माइनस 33, इसे आप सॉल्व कर लो, आपको मिलेगा 330, ठीक है। आप x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड में आ जाएगा, आपको मिलेगा x इक्वल टू 110। पहला जो आपका मल्टीपल है वो क्या है, 110 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका x प्लस 11 यानी कि आपका दूसरा होगा 121, तीसरा क्या होगा आपका x प्लस 22 होगा, यानी कि आप इसमें क्या करो 11 ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा 1 प्लस 32। यानी कि जो आपके फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हैं, यानी जो पूछे हैं आपसे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, वो हैं 110, 121, 132। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर लिखा होता मल्टीपल्स ऑफ x, यानी कि कोई भी नंबर है, ऐसे मान लो 4 है, तो आप पहला मानते x, अगला हो जाता आपका x प्लस 4, और उसके बाद आता आपका x प्लस 8। अगर 6 होता तो आप पहला मानते x, दूसरा होता आपका x प्लस 6, तीसरा होता आपका, इसमें आप 6 ऐड कर देते हैं, आपको मिल जाता 12। इस तरह से आप मल्टीपल्स को लेट करते हो, क्योंकि आपने टेबल भी पढ़ा रखा होगा, अगर आपने 11 का टेबल देखा होगा, आपको मिलता है 11, 22, 33, 44, 55। देखो सब में डिफरेंस कितने का है, 11 का ही, क्योंकि टेबल किसका है 11 का, तो आपको डिफरेंस भी कितने का मिलेगा, 11 का ही देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप एक को x लेट करोगे तो अगला x प्लस 11, दूसरे वाले में x प्लस 11 यानी कि 11 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। चलिए तो हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज 2:5, व्हाट आर द नंबर्स। आप देखो, आपको जो 2 नंबर है उनका अंतर क्या है, 66 है, और उन 2 नंबर्स का जो रेशियो है वो क्या है, 2:5 है। अगर मैं मान लूँ आपको पहला नंबर है n1 और दूसरा नंबर है आपका n2, तो आपको इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, 2:5 दे रखा है। आपने 6th-7th में रेशियो के मेथड में देखा होगा, जब आप इस रेशियो को इंडिविजुअली डिवाइड सेपरेट करते हो, आपको मिलता है n1 बराबर 2x और n2 बराबर 5x, आपको मिलेगा। क्यों, आपने जब रेशियो बनाया होगा तो आपने इन दोनों के बीच से इनके कॉमन थिंग को काटा होगा, जो इनका कॉमन था उसको आपने काटा होगा। हमें नहीं पता आपने इसके बीच में से किस कॉमन को काटा है, तो हमने उस कॉमन को लेट कर लिया है वेरिएबल के फॉर्म में x। तो आपने जब नंबर इंडिविजुअली अलग अलग करे तो आपको मिला 2x और 5x। इतनी मसान में आई आपको। इनके बीच का डिफरेंस क्या बोल रहा है, 66 है। अब आप डिफरेंस कैसे निकालते हो, बड़े में से छोटे को घटाते हो। बड़ा कौन सा होगा, x इधर भी मल्टीप्लाई है, x इधर भी मल्टीप्लाई है, लेकिन दोनों में से बड़ा मल्टीपल कौन सा है आपका, 5x है। यानी कि आपको 5x में से 2x को घटाओगे तो आपको क्या मिल रहा है, 66 मिल रहा है। अब आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, 5x में से 2x जाएगा आपका 3x आ जाएगा। तो जी यहाँ पर है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 66/3। आप x की वैल्यू निकालो अपने 22, यानी कि एक नंबर आपका क्या है 22। गलत, आपका जो नंबर है वो क्या है 2x है, यानी कि जो आपका n1 है वो क्या है 2x है। जब आप 2 × 22 करोगे आपको मिलेगा 44, और n2 बराबर क्या है आपका 5x है। जब आप x इक्वल टू यहाँ पर रखोगे 22 तो आपको मिलेगा 110, ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही क्वेश्चन है, इसी बेसिस पे पूछे जाते हैं आपके लिए क्वेश्चन 1 वेरिएबल में, ठीक।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, दबाइएगा उस बेल आइकन को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।